मोलर द्रव्यमान, ये शब्द आपने सबने सुना होगा और इसके बारे में आप लगभग जानते भी होंगे। मोलर द्रव्यमान, अणु भार, इसको कैलकुलेट करना भी आप सभी जानते हैं। और इसी से रिलेटिव आज अपन एक टॉपिक पढ़ना वाला है, असामान्य मोलर द्रव्यमान, एबनॉर्मल मोलर मास। ये क्या होता है? नॉर्मली अपन पढ़ते हैं मोलर मास क्या होता है, यानी मोलर द्रव्यमान के बारे में अपन खूब पढ़ते हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल भी अपन ने सोल्व किए हैं जिनमें मोलर द्रव्यमान अपन ने कैलकुलेट किया है। लेकिन असामान्य मोलर द्रव्यमान ये क्या है? एबनॉर्मल यानी सामान्य से अलग, कुछ डिफरेंट, नॉर्मल से कुछ हट करके कुछ अलग, वो होता है एबनॉर्मल या असामान्य मोलर द्रव्यमान। और आज का अपना जो टॉपिक है वो यही है, असामान्य मोलर द्रव्यमान। ये क्या होता है? बिल्कुल से छोटा सा वीडियो बनने वाला है क्योंकि एकदम से छोटा सा शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक है। ठीक है, तो शुरू करते हैं देखो आज का वीडियो और देखते हैं एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं आज के वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको वही काम करने हैं, लाइक कमेंट और शेयर जितना ज्यादा हो सके ज्यादा से ज्यादा ठोक दीजिए। और जो भी नया बंदा है वो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर लीजिए। साथ में सब्सक्राइब के साथ में और क्या करोगे, और क्या करना है, और क्या करना, और क्या करना, बेल आइकन को प्रेस करना है। तो यार जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखो आपको बेल आइकन बोलने के चक्कर में मेरे को खांसी भी आने लग गई है, तो अब तो कम से कम जो भी नए कैंडिडेट है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए उसके बाद में देखते हैं एबनॉर्मल मोलर मास क्या होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बिल्कुल से छोटा सा वीडियो बनने वाला है आज का, बिल्कुल से शॉर्ट एंड स्वीट छोटा सा होगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखते हैं एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है। तो देखते हैं एबनॉर्मल मोलर मास के बारे में। तो इसको देखिए पहले अपन इस तरह से समझते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास में सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, और इसको आपने क्या किया, जल में या वाटर में डिजोल्व करके और आपने मान लीजिए सॉल्यूशन बना लिया है। ये सोडियम क्लोराइड को मैंने पानी में डिजोल्व कर दिया वाटर में, ठीक है। अब देखिए अपन जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपन ने पढ़ी थी, यानी अणुसंख्या गुणधर्म, तो उनमें अपन ने ये कहा था कि अणुसंख्या गुणधर्म वे होते हैं जो विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ कौन है? सोडियम क्लोराइड है। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड के अणुओं की संख्या पर, कणों की संख्या पर डिपेंड करते हैं। मान लीजिए मैंने सोडियम क्लोराइड के 10 अणु या 10 कण वाटर में मिलाकर के सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। तो जो अणुसंख्यक गुण आपने पढ़े वो सारे इनकी कणों की संख्या पर, इस पर डिपेंड करेंगे कि आपने कणों की संख्या कितनी गोली है, कितनी डिजोल्व की है। सोडियम क्लोराइड के कणों की संख्या 10 है, तो विलियन में अपन ये सपोज कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि ये जो आपका सॉल्यूशन बनेगा विलियन बनेगा, उसमें विलेय पदार्थ के 10 कण प्रेजेंट होंगे, ठीक है। लेकिन कई बार इससे हट करके कुछ अलग हो जाता है। देखो कैसे होता है, आपको पता है सोडियम क्लोराइड को आप जैसे वाटर में डिजोल्व करोगे तो इसका आयनाइजेशन हो जाएगा और ये डिकम्पोज हो जाता है Na+ और Cl-, सबको पता है, बहुत बार देखा है, अरे बार बार पता नहीं कितनी बार देख लिया ये तो। NaCl डिकम्पोज होता है Na+ Cl- में, ठीक है। अब देखो आपने कितने 10 कण, आपने कितने कण मिलाए हैं? 10 कण, ठीक है। अब मान लीजिए इसका 80% आयनन हो गया है, ठीक है ना। इसके जो आयनन की मात्रा है वो है 80%, यानी 80% इसका आयनन हो गया। देखो आयनन कभी भी 100% नहीं होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए मैंने जल में 10 NaCl मिलाए, तो सारे के सारे 10 NaCl डिकम्पोज नहीं होंगे, सारे नहीं होंगे, 10 के 10 Na+ और Cl- में नहीं टूटेंगे, नो टूट जाएंगे, लेकिन पूरे 10 नहीं डिकम्पोज होंगे। पूरे होते हैं अनंत तनुता पर, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। तो मान लीजिए यहां पर 80% आयनन हो गया। 80% का मतलब इसमें से 8 NaCl है वो डिकम्पोज हो चुके हैं Na+ और Cl- में, आयनाइजेशन हो चुका उनका, और बाकी के जो 2 मॉलिक्यूल हैं वो NaCl के रूप में ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपने देखो सॉल्यूशन में कितने मॉलिक्यूल, कितने कण बोले थे? 10। और अब आपके सॉल्यूशन में कण हो गए कितने हैं ये देखो आप, 8 और 8 16 और 2 18। अपन ने विलियन में 10 कण बोले थे, लेकिन रियल में हकीकत क्या है, आपने क्या कर दिया और क्या हो गया, देखिए ध्यान से। अपन ने 10 कण बोले थे, जबकि रियल में विलियन में यहां पर टोटल 18 कण प्रेजेंट है, 18 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो गए, 18 कण हो गए ना टोटल। जबकि अपन तो यही सोच रहे हैं कि विलियन में कितने कण होंगे? 10 कण होंगे, जबकि कण आ रहे हैं लगभग 2 गुना, 18 आ रहे हैं, 2 गुना से थोड़ा कम। तो विलियन के जो ऐसे गुण थे जो अणुओं की संख्या पर डिपेंड कर रहे थे, यानी अणुसंख्या गुणधर्म,
वो तो अब 2 गुणे बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो तो अणुओं की संख्या पर डिपेंड कर रहे हैं। अपन ये सोच रहे हैं कि अणु 10 है, जबकि वास्तव में अणु 10 के 2 गुणे हैं 18 है, 1.8 गुना है। तो वास्तव में जो अणुसंख्या गुणधर्म है वो भी 1.8 गुना यानी लगभग 2 गुना बढ़ जाएंगे। और अपन ने जो कैलकुलेशन करनी है वो तो अपन तो ये मान करके करेंगे भाई, अपन तो ये मानेंगे कि अपन ने NaCl कितना मिलाया, 10 मोल मिलाए, 10 मॉलिक्यूल मिलाए, तो अपन तो ये मानेंगे कि कणों की संख्या 10 है, जबकि रियल में कणों की संख्या डबल हो गई है। यानी आप जो अणुसंख्या गुणधर्म कैलकुलेट करने वाले हैं वो सही आंसर नहीं आने वाला है, क्योंकि आप तो ये मान रहे हैं कि कणों की संख्या 10 है, जबकि वास्तव में कणों की संख्या 18 है। या फिर मान लीजिए आपने जैसे एसिटिक एसिड को डिसोल्व किया वाटर में, एसिटिक एसिड ये होता है CH3COOH, CH3COOH। इसको मान लीजिए आपने पानी में घोल दिया, तो इसमें क्या होता है, इसके 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं पानी में घोलने पर। देखो सारे का पदार्थ होते हैं उनका आयनन नहीं होता है, जैसे NaCl का तो आयनन हुआ, Na+Cl- टूट गया हो। तो कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो पानी में घोलने के बाद में जुड़ जाते हैं, जैसे एसिटिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, जैसे ये दोनों मॉलिक्यूल हैं इस तरह से जुड़ जाएंगे और दोनों मॉलिक्यूल एक जगह जुड़ करके एक ही मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आप अपने पास में 1 है। आपने विलियन बनाते टाइम पर 2 मॉलिक्यूल घोले थे, जबकि वास्तव में विलियन में भी 1 ही मॉलिक्यूल है। इसका मतलब जितने भी अणुसंख्या गुणधर्म थे वो आधे हो गए, क्योंकि कणों की संख्या भी 2 से कितनी हो गई, 1 हो गई, हाफ हो गई। तो जो अणुसंख्या गुणधर्म जितने भी थे वो सारे क्या हो जाएंगे, हाफ होंगे, 1 नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि वास्तव में जो दिखाई देता है हमेशा वो होता नहीं है। वास्तव में जो दिखता है, जैसे मेरे को क्या दिखता है, मेरे को ये दिखता है कि जितने भी स्टूडेंट, जितने भी कैंडिडेट अभी मेरे सामने बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, वो सारे लाइक कमेंट शेयर करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सारे नहीं करते हैं, कुछ भूल जाते हैं, करते नहीं है, पढ़ाई में इतना बिजी, इतना मतलब उनका ध्यान चला जाता है कि वो लाइक कमेंट शेयर करना भूल ही जाते हैं, सब्सक्राइब करना भी भूल जाते हैं कहीं पे। यानी जो हमेशा दिखाई देता है वो नहीं होता। तो देखो कई बार तो क्या होता है, आप जितने मॉलिक्यूल बोल रहे हैं उससे ज्यादा हो जाते हैं। कई बार अगर संगुणन होता है, देखो 2 मॉलिक्यूल जुड़ गए ना, इसको बोलते हैं संगुणन, टूटने को बोलते हैं आयनन। तो कई बार अगर संगुणन हो जाता है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम भी हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में जो अणुसंख्या गुणधर्म जितने भी हैं वो सारे चेंज हो जाएंगे, या तो बढ़ जाएंगे अगर आयनन हो रहा है, और संगुणन हो रहा है तो कम हो जाएंगे। यानी आप जो कैलकुलेशन करने वाले हैं वो गलत होने वाली है, करेक्ट आंसर आपको मिलने वाला नहीं है। तो अब अपन करेक्ट आंसर कैसे निकालें? दूसरी बात, यहां पर जो मोलर द्रव्यमान है वो भी चेंज होने वाला है, जो मोलर द्रव्यमान है वो भी चेंज होने वाला है। जैसे मान लीजिए जो एसिटिक एसिड है, इसी का उदाहरण ले लेते हैं, यानी आपका ये CH3COOH, इसका देखो अणुभार कितना होता है। कार्बन का देखो 12, 3 हाइड्रोजन हो गए, 12 और 3 15। उसके बाद में फिर से एक कार्बन आ गया तो कार्बन का 12, फिर से देखो 2 ऑक्सीजन, तो 16 दूनी 32 और एक हाइड्रोजन का 33। ये टोटल इसका मोलर द्रव्यमान होने वाला है 60। यानी एसिटिक एसिड का मोलर द्रव्यमान होता है 60 ग्राम प्रति मोल। लेकिन ये जो दोनों मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, अपन तो इसको एक ही कण मानेंगे ना, और इसका जो मोलर द्रव्यमान है वो भी 120 ग्राम प्रति मोल आएगा। होना तो कितना चाहिए था, नॉर्मल कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए, जबकि है कितना 120। या मान लीजिए कुछ मॉलिक्यूल जुड़ गए, कुछ नहीं जुड़े, उनका मान लीजिए आपने एवरेज निकाला और एवरेज मान लीजिए 100 आ रहा है। तो ये जो मोलर द्रव्यमान होता है इसको बोलते हैं असामान्य मोलर द्रव्यमान। यानी किसी पदार्थ का, किसी विलेय पदार्थ का विलयन में आयनन या संगुणन के पश्चात, आयनन या संगुणन के पश्चात प्राप्त होने वाला मोलर द्रव्यमान असामान्य मोलर द्रव्यमान या असामान्य अणुभार कहलाता है। जो आयनन या संगुणन के बाद में प्राप्त होता है उसी को कहते हैं एबनॉर्मल या असामान्य, असामान्य मोलर द्रव्यमान या असामान्य अणुभार। और ये जो प्राप्त हुआ है ना आपको रियल, ये होता है सामान्य, ये नॉर्मल मोलर मास है और ये एबनॉर्मल मोलर मास है ये, ठीक है। तो ये तो हो गया असामान्य अणुभार क्या होता है। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक थोड़ा सा और बचा है, उसके बाद में अपन ठीक तरह से कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए वांट हाफ ने एक सजेशन दिया है, एक वांट हाफ गुणांक दिया है, वांट हाफ ने गुणांक दिया है आई, वांट हाफ गुणांक बोलते हैं इसको आई।
और इसका फॉर्मूला होता है प्रेक्षित मान बटे परिकलित मान। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, प्रेक्षित मान बटे परिकलित मान। जैसे मान लीजिए आप वाष्प दाब निकाल रहे हैं, वाष्प दाब अणुसंख्या गुणधर्म पढ़ा था ना, तो I बराबर हो जाएगा प्रेक्षित वाष्प दाब। वाष्प दाब का जो प्रेक्षित मान है वो बटे परिकलित मान। प्रेक्षित का मतलब रियल में कितना है, और परिकलित का मतलब आप क्या सोच रहे हैं कि मैंने 10 कण मिलाए थे तो वाष्प दाब इतना होना चाहिए। आप क्या सोच रहे हैं वो हो गया परिकलित, रियल में क्या है वो प्रेक्षित। ठीक है ना। या फिर देखो दूसरे उदाहरण से आप ये समझ सकते हैं, कणों की संख्या के द्वारा समझते हैं अपन, तो ये हो जाएगा प्रेक्षित कणों की संख्या बटे परिकलित। तो प्रेक्षित का मतलब होता है आयनन या संगुणन, आयनन या संगुणन के पश्चात मोलों की संख्या बटे आयनन या संगुणन से पहले मोलों की संख्या। जैसे मान लीजिए आपने 10 मोल NaCl के डिजोल्व किए और डिजोल्व करने के बाद में ये कन्वर्ट हो गए 16 में, तो I की वैल्यू क्या आएगी, वार्ताप गुणांक बराबर प्रेक्षित कणों की संख्या बटे परिकलित। प्रेक्षित मतलब रियल में कितने परसेंट है, रियल में 16% है। परिकलित कितने हैं, आपने गोले कितने थे, हमने 10 गोले थे, यानी 1.6। ये होता है वाल्ट हाफ गुणांक। ठीक है। तो इस तरह से अपन वाल्ट हाफ गुणांक कैलकुलेट करके, और जो अपने जितने भी अणुसंख्यक गुणधर्म अभी तक अपन ने कैलकुलेट किए हैं जो गलत हो गए थे, उनको फिर अपन करेक्ट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो एकदम से सीधा सा तरीका। जैसे मान लीजिए अपन कल के वीडियो की बात करें, तो कल अपन ने परासरण दाब पढ़ा था पाई बराबर, ठीक है, और पाई बराबर मान लीजिए आपने ये निकाला था CRT। तो ये अपना करेक्ट आंसर नहीं आ रहा है। करेक्ट आंसर कैसे आएगा, करेक्ट आंसर ये आएगा पाई बराबर ICRT। वाल्ट हाफ गुणांक की वैल्यू भी आप रखिए तो जाकर के अपने पास में करेक्ट आंसर आता है। जैसे मान लीजिए डेल TB बराबर अपन ने निकाला था KB इंटू M, तो यहां से डेल TB का अपने पास में जो कैलकुलेशन आने वाली है वो करेक्ट नहीं आएगी, वाल्ट हाफ गुणांक लगाइए, अब इसका करेक्ट आंसर आने वाला है। यानी जितने भी अणुसंख्यक गुणधर्म आपने 4 अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़े, उन चारों की जो इक्वेशन है ना वो अभी चेंज हो जाएगी अब, और सब में सबकी जो इक्वेशन है उसको आप I से मल्टीपल करेंगे, I से गुणा करेंगे, तो जाकर के अपने पास में करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है ना। ये वाला जो आंसर होगा ना, ये अगर आप I से कैलकुलेट नहीं कर रहे तो ये आपका जो मान आएगा ये परिकलित मान होगा, आप जो सोच रहे हैं ना वो मान होगा, और I से अगर मल्टीपल करेंगे तो ये होगा रियल मान, यानी प्रेक्षित मान होगा। ठीक है। तो ये होता है प्रेक्षित मान और परिकलित। प्रेक्षित मतलब रियल में वास्तव में हकीकत क्या है, और परिकलित का मतलब अपन अपने मन में दिमाग में क्या सोच रहे हैं कि मैंने इतना पदार्थ घोड़ा था, इसमें घोड़ा था, तो रियल में अभी क्या होना चाहिए, शायद अभी ये होना चाहिए, वो होता है परिकलित। ठीक है ना। तो इस तरह से अपन वाल्ट हाफ गुणांक के द्वारा जो जितने भी अणुसंख्यक गुणधर्म है उनकी करेक्ट वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और अब आप इसके जो न्यूमेरिकल वगैरह वो भी सेट सोल्व कर सकते हैं। बोर्ड के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्लस बोर्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो कंपटीशन की एग्जाम कर रहे हैं वो इसका एक भी न्यूमेरिकल मत छोड़िए, न्यूमेरिकल ढूंढ ढूंढ करके निकालो इसके। तो जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो नीट की तैयारी कर रहा है, जो IIT JEE की तैयारी कर रहा है, वो इसके क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ करके निकाल लीजिए। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और इसमें से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन अगर एक बार आपके दिमाग में बैठ गया ना तो उसका आंसर आप गलत नहीं कर सकते फिर कभी। ठीक है। न्यूमेरिकल्स है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में, आप कमेंट करके बताया करो कि आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह चाहिए नहीं चाहिए। आप बिल्कुल जो आपको डाल दिया जाता है वो देख ले, तो कोई कमेंट करके बताते नहीं हो कि सर हमें ऐसा वीडियो चाहिए, हमें ऐसा चाहिए। आप डिमांड किया करें, या आपका चैनल है कोई हमारा चैनल नहीं है, आपका चैनल, आपको इस पर क्या चाहिए, क्या आप इस पर पसंद करते हैं, क्या लाइक करते हैं, क्या डिसलाइक करते हैं, आपको जैसे वीडियो चाहिए वैसे वीडियोज आप इस पर अपलोड करवाइए, क्योंकि ये आपका चैनल है, आपका खुद का चैनल है, ये किसी और का चैनल नहीं है। ठीक है। तो कमेंट करके बता दिया करो यारो कि सर हमें इस टाइप का वीडियो चाहिए, नेक्स्ट बार आप ये चेंज कीजिए, इस टाइप का हमें ये न्यूमेरिकल बताइए, या इस तरह से चेंज कीजिए, अब हमें ये चैप्टर पढ़ाइए। इस तरह से आप अलग अलग टॉपिक्स हमें सजेस्ट कर सकते हो, आपकी जो इच्छा है वो आप हमसे मांग सकते हो, हम वो आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत में एक बार फिर से लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। जो भी नया बंदा है सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया तो प्लीज यहाँ रेड बटन है सब्सक्राइब करके दबा दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।
जय भारत।